नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। लगता है दुनिया में शांति की तरफ दुनिया कदम बढ़ा रही है। कुछ दिनों पहले आपको ज्ञात होगा कि चीन के प्रयासों से सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के निकट आ गए थे और हमने आपको इस खबर को इस तरह से बताया था कि दुश्मन करीब लाने में कामयाब हुआ चीन। और हमने यह भी बताया था कि यह अमेरिका की द्वारा अमेरिका की आंखों में खटकने वाली सबसे बड़ी चीन के द्वारा की गई हरकत है। दो दुश्मनों को करीब लाकर दुनिया में वर्चस्व दिखाने की जो प्रयास चीन ने किए थे, कुछ वैसे ही प्रयास अब अमेरिका ने कर दिए हैं। अच्छा है, पहले लोगों को बांटकर ताकत दिखाने वाले देश अब लोगों को जोड़कर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। एक ऐसा ही कारनामा फिलहाल अमेरिका ने किया है। कहा जा सकता है कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ दोनों दुश्मनों को एक कर दिया है। दोनों दुश्मन जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया दुश्मन थे या नहीं, यह अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि जापान और साउथ कोरिया दोनों ही अमेरिका हितैषी हैं, या यूं समझिए कि अमेरिका के प्रभाव के रहने वाले देश हैं। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और इनकी दुश्मनी का क्या कारण था वो आज के सेशन में आप लोग जानेंगे। और ये कितने बड़े दुश्मन थे, कैसे इंसानियत को शर्मसार करने का काम जापानियों ने किया था। जो जापानी आज दुनिया में अपने सिविलाइज्ड रवैये के लिए जाने जाते हैं, जो जापानी आज दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं कि ये बहुत समझदार लोग हैं, उनके बारे में जब आज आप जानेंगे तो आपका सर खुद शर्म से झुक जाएगा। उन जापानियों से किस प्रकार साउथ कोरिया ने आज दोस्ती की है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ये बदलते समीकरण दुनिया के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं या यह मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इन सभी चर्चाओं को आज हम आपसे लेने वाले हैं। चलिए आपको शुरुआत करते हैं और बताते हैं एक तस्वीर से। ये जो आप तस्वीर फिलहाल देख रहे हैं, ये जापान और साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। दोनों एक साथ 12 साल बाद दिखाई दिए हैं। एक साथ बाइलेटरल रिलेशंस में 12 साल बाद दिखाई दिए हैं। अर्थात ये दोनों मिलते जुलते अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया और जापान बाइलेटरली यानी दोनों देश एक साथ एक जगह केवल एक दूसरे से मिलने के लिए 12 साल बाद आए। ये तस्वीरें ही नहीं, इसके साथ साथ ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयान करती हैं। जरा आप इन तस्वीरों को देखकर दोनों के बीच सुधरते रिश्तों की प्रगाढ़ता को महसूस कर सकते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखें, दोनों को टोज करते हुए देखें, दोनों को हैंडशेक करते हुए देखें। एक तरफ जापान से हैं तो एक तरफ साउथ कोरिया से हैं। दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से जिस तरह चीयर कर रहे हैं, लग रहा है दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि चलो बीती ताही बिसार दे, जो हो गया उसे भूल जाते हैं और नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। तभी तो आज हर अखबार की सुर्खी है, जापान साउथ कोरिया रिन्यू टाइज एट टोक्यो समिट। जी हां साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो में साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर अपने रिश्तों का नया अध्याय लिखना प्रारंभ कर दिया है। आप हर अखबार की खबर देख सकते हैं कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक येओल दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को बढ़ाने पर, प्रगाढ़ता दिखाने पर जोर देते हुए नए अध्याय की शुरुआत की है। हर अखबार की एक ही खबर, जापान और साउथ कोरिया आए एक दूसरे के नजदीक। अब यह खबर में आपको बहुत ज्यादा जरूरी यह जानना है, ये दूर क्यों थे और कब से थे, क्यों इतने एक दूसरे के खिलाफ थे। क्योंकि आज के जमाने में हम लोग जो ये मानते हैं कि अमेरिका साउथ कोरिया और जापान को अपनी तरह से चलाता है, वो दोनों देशों को कभी एक दूसरे के करीब लाया ही नहीं या लाने का प्रयास नहीं किया। और आज यूएस इस बात पर तारीफ करते हुए साउथ कोरिया से कहता है कि आपका अमेरिका में स्वागत है, आपको इस बात के लिए व्हाइट हाउस इनविटेशन भेजता है। अमेरिका इसकी तारीफ करते हुए साउथ कोरिया से कहता है कि आपकी यह टाइज हिस्टोरिक हैं और आप मिलने के लिए हमसे चले आइए। कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि इस घटना के बाद से यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में हाँ जी, आने वाले समय में यह स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखेगी। मायने क्यों रखेगी? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका कहीं ना कहीं साउथ कोरिया को इसका एडवांटेज नॉर्थ कोरिया से टक्कर देने में देगा। फिलहाल इन दोनों को नजदीक लाने वाला अमेरिका है या ये दोनों भाई लोग हैं, ये तो आप भी जानते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि जहां एक और साउथ कोरिया का पड़ोसी नॉर्थ कोरिया
किम जोंग उन के कारण बहुत परेशान है, क्योंकि किम जोंग उन जिस समय ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं उस समय भी मिसाइल चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से साम्राज्यवादी नीतियों के तरह से विस्तारवादी नीतियां अपनाता हुआ चीन पूरे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, उसके चलते इन्हें एक दूसरे के नजदीक आना पड़ा। यानी अब फिर से गुटबंदियां होना शुरू हो रही हैं। इन गुटबंदियों में जहां नॉर्थ कोरिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्टीमेटली चीन और उत्तर कोरिया एक दूसरे के निकट आते हुए हैं, निकट हैं, और ऐसी स्थिति में जापान और साउथ कोरिया अपने बचाव में, क्योंकि दोनों के ही पास किसी भी प्रकार से नॉर्थ कोरिया से निपटने का साधन नहीं है। आपको ज्ञात हो, जिस समय ये दोनों एक दूसरे से मित्रता के हाथ बढ़ा रहे हैं, उसी समय नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दाग देता है। वही नॉर्थ कोरिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके पास में खाने के लिए दाने भले ही ना हो, लेकिन मिसाइल चलाने के लिए भरपूर पैसा है। यह तस्वीर दर्शाती है कि किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया ने, जिस समय साउथ कोरिया और जापान एक दूसरे से करीबी बढ़ाने में बिजी हैं, उस समय इनको धमकाते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाता है और अपने आप में यह दर्शाता है कि हम पूरी तरह से सज्ज हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप इधर देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में है राशन संकट, कैसे कर पाता है परमाणु परीक्षण। यह एक मैंने सेशन किया था आपको बताने के लिए कि साउथ कोरिया और जापान की सबसे बड़ी चिंता जो नॉर्थ कोरिया है, कहीं वही तो इन दोनों को नजदीक नहीं ले आई। और क्यों ना हो, अगर ये दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने में कामयाब भी हुए हो, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आए हैं, लेकिन क्या हम ये मानना भूल जाएं कि इन दोनों के पास आने में नॉर्थ कोरिया एक फैक्टर जरूर बना होगा, लेकिन दुश्मनी का कारण नहीं बना होगा। आफ्टर ऑल ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये दोनों देश एक दूसरे से इतना दूर हुए थे? आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथियों, अब तक लगभग 90 मिसाइल नॉर्थ कोरिया 2022 में लॉन्च कर चुका है। टेंशन जरूर है नॉर्थ कोरिया, लेकिन एक दूसरे की दुश्मनी का कारण नहीं है। आज के सेशन में यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि साउथ कोरिया और जापान एक दूसरे के दुश्मन क्यों थे। क्यों हम ये कह रहे हैं कि 12 सालों से जो देश एक दूसरे के करीब नहीं आए, वो आज एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। आज के सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साउथ कोरिया ने कहा है कि वो आने वाले समय में कॉपरेशन बढ़ाएगा जापान के साथ और अमेरिका के साथ। इतना ही नहीं, एक खबर यहां यह निकल कर आती है कि साउथ कोरिया ने जापान से कहा है कि जो हम आपसे मुआवजा मांगा करते थे वो हम छोड़ रहे हैं। और जापान ने साउथ कोरिया से कहा है कि जो 2019 से हमने आपके ऊपर बैन लगा रखा था वो हम हटा रहे हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए कि साउथ कोरिया ने अल्टीमेटली जापान से कौन सा मुआवजा मांगा था? ऐसी कौन सी हरकत थी जापान की जिसने मानवता को शर्मसार किया था, जिसको लेकर के साउथ कोरिया जापान से हमेशा कंपनसेशन मांगा करता था? आज उसी कंपनसेशन को साउथ कोरिया ने रद्द करते हुए जापान से मित्रता का हाथ बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर जापान ने साउथ कोरिया पर जो कंपनियों पर पाबंदी लगा रखी थी, आज वो उन पाबंदियों को खत्म करते हुए इनके साथ आगे बढ़ रहा है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा जानने योग्य हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी इस घटना की जान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जब हम साउथ कोरिया और जापान की चर्चा करते हैं तो इससे पहले आपको यह बता दें कि वंस अपॉन ए टाइम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही पेनिनसुला, दैट इज कोरियन पेनिनसुला हुआ करता था। कोरियन पेनिनसुला वर्ष 1910 में हुआ करता था और उस समय जापान पैसिफिक ओशियन से निकलकर अपनी सेना समेत इस कोरियन पेनिनसुला पर एग्रीकल्चर करने के बहाने आकर खड़ा हो गया। साथियों, जापान का कोरियन पेनिनसुला पर आना और यहां पर ज्यादतियां करना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो शासन था, इसने कहीं ना कहीं इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दी जितनी नफरत भारत में अंग्रेजों के खिलाफ थी। शायद भारत ने अंग्रेजों को फिर भी बहुत पहले माफ कर दिया, क्योंकि भारत उनके साथ बहुत पहले ही बायलैटरल रिलेशंस चालू कर चुका है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ
अब तक अपनी नाराजगी को लेकर चल रहे थे। अर्थात अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 1910 से लेकर 2006 के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा आज की जा रही है, यह हम आपके सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरी घटना का अहम पड़ाव विश्व युद्ध है और उस विश्व युद्ध ने उस जापान को एक सभ्य नागरिक बना दिया, उसकी चर्चा आज हम सेशन में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि साथियों, जापान की वो घटना जिसने जापानियों को रहना सिखा दिया, राक्षसों से इंसान बना दिया, जो आज उनकी हरकतें हैं, वो घटना असल में अमेरिका के कारण पनपी थी और घटना थी हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम की। साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर ऐसा क्या हुआ था तो आप लोगों के लिए एक ऑडियो बुक मैंने लिंक में कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दी है। वहां जाकर इस ऑडियो बुक को आप सुने और यहां से आप अंदाजा लगाएं कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 इंपीरियल जापान को तोड़ने में कामयाब हुआ, 4 घंटे तक शहर कैसे जलता रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब ने किस प्रकार से जापान के लिए एक आशीर्वाद का या एक श्राप का काम किया। ऐसे अध्यायों में आप इस पूरी ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। यही नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म कुकू पर, कुकू एफएम जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, यहां पर आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स को ऑडियो बुक के फॉर्म में सुन सकते हैं। यहां ऑडियो बुक्स को ना केवल आप सुन सकते हैं बल्कि अपने फीचर्स के रूप में ड्राइविंग मोड फीचर या नोट्स मेकिंग फीचर या स्लीप टाइमर फीचर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं या फिर आपके पढ़ने की आदत है तो आप इसे चलाकर छोड़ सकते हैं और यह आपको सुनते हुए एक टाइम के साथ में यूजेबल बनाती है। ऑडियो बुक के फॉर्मेट में कुकू एफएम मात्र 99 रुपीस प्रति माह में अवेलेबल है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह प्लेटफॉर्म मात्र 49 रुपीस में 10,000 ऑडियो बुक्स पूरे 1 महीने के लिए सुनने के लिए उपलब्ध कराता है। यहां पर ऑडियो बुक्स ही नहीं, बुक की समरीज भी अवेलेबल हैं। मात्र 49 रुपीस में पहले महीने के लिए आपको 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स और बुक समरीज दी जा रही हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं इस घटनाक्रम को समझने की और दोनों की दुश्मनी की। आप जिसको सुनकर के शायद एक बार के लिए स्तब्ध रह जाएं, आप जिस जापान को आज तक वर्तमान जिसको मॉडर्न हिस्ट्री या कंटेम्परेरी हिस्ट्री कहें, जिस जापान को आप जानते हैं, जिसकी असलियत जब जानेंगे तो एक बार के लिए आप शर्मिंदा भी हो जाएं कि इंसानियत क्या इतनी भी शर्मसार हो सकती है। उस जापान की कहानी मैं आपको बताने के लिए ले चल रहा हूं। जरा एक बार मैप का विश्लेषण कर लेते हैं। आपको मैप पर एक जगह जापान की एक बिंदी दिखाई दे रही है। जापान 4 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एक देश है और यह आइलैंड नेशन अपने यहां भूकंप से पीड़ित रहता है। यहां पर पूरी तरह एग्रीकल्चर करने योग्य भूमि नहीं है। भूमि नहीं होने के कारण जापानी लोग या तो अपना भरण पोषण समुद्र से प्राप्त मछलियों से करते हैं या फिर खेती करने के लिए किसी और देश का उपयोग करते हैं। ऐसा ही दौर था वर्ष 1910 का, जब जापानियों ने यहां से निकल करके अपने समुद्र को क्रॉस करके पश्चिम की यात्रा करके एक पेनिनसुला पर अपना कब्जा स्थापित किया। इस पेनिनसुला का नाम कोरियन पेनिनसुला था। यह कोरियन पेनिनसुला पहले नॉर्थ और साउथ में विभाजित नहीं था। जापानियों ने वर्ष 1910 से लेकर 1945 तक यहां पर अपना कब्जा जमाए रखा। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान इसका उपयोग अपनी कृषि जरूरतों की पूर्ति के लिए करता था। इतना ही नहीं, जापान ने इसी प्रकार से चीन का भी बहुत ज्यादा क्षेत्र अपने कंट्रोल में रखा और वहां पर भी अपने उपयोग के अनुसार प्रयोग किए। इसी क्रम में एक दुर्घटनापूर्ण स्थिति दुनिया में पैदा होती है जब जापान की तरफ से जापानी शासन और हिटलर जर्मनी की तरफ से, मुसोलिनी इटली की तरफ से अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और यह विचार करने लगते हैं कि क्यों ना हम तीनों देश मिलकर दुनिया के सभी देशों पर अपना कब्जा स्थापित कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंडर में बहुत सारा क्षेत्र हो चुका है। अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं ने जापान, जर्मनी और इटली को एक कर दिया। वो हिटलर जो कि लगातार यहूदियों से बदला ले रहा था, गैस चैंबर्स में जला जला करके वैसी ही हरकतें करने पर जापान भी उतारू हो गया। साथियों, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब कोरियन पेनिनसुला पर रह रहे लोगों ने अपने आप को जापान से आजाद करने की चाहत जताई तो इन पर अत्याचार शुरू कर दिए। जापान की तरफ से बड़ी मात्रा में फोर्सेस को कोरियन पेनिनसुला पर भेजा गया।
कोरियन पेनिनसुला पर पहुंची हुई जापानी फोर्सेस ने जो दमन और अत्याचार किया वो आज भी साउथ कोरिया और जापान के बीच की सबसे बड़ी कटुता का कारण है। साथियों, आपके मन में फिर प्रश्न बनेगा कि ये नॉर्थ और साउथ कोरिया कैसे बने। हालांकि इसकी लंबी कहानी है, फिर भी मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा और वो ये है कि मेरे प्यारे साथियों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम क्षणों तक एक ही थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, उस न्यूक्लियर बॉम्ब के गिराते ही ये दोनों राष्ट्र अपने अपने रास्ते हो लिए। नॉर्थ पर कब्जा कर लिया यूएसएसआर ने और साउथ पर कब्जा कर लिया अमेरिका ने, नीतियों के अनुसार, ना कि फिजिकली। और एक प्रकार से इन दोनों देशों का विभाजन हो गया। यानी जापान के हारने पर जो कोरियन पेनिनसुला छोड़कर जापान भागा, तो उस दौरान ये दोनों क्षेत्र, बचे हुए क्षेत्र, अब अमेरिकी और यूएसएसआर के प्रभाव में चले गए। यूएसएसआर ने अपने प्रभाव में नॉर्थ कोरिया को ले लिया और अमेरिका ने अपने प्रभाव में साउथ कोरिया को ले लिया। इंटरेस्टिंग वाकया देखिए, अमेरिका जापान पर भी कब्जा कर चुका था। आज तक भी अमेरिका जापान की हर नीति को निर्धारित करता है। साउथ कोरिया पर भी अमेरिका ने अपना कब्जा जमा लिया था। वहीं यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया के साथ संतुष्ट हो गया था। फिर आप पूछेंगे, आज शत्रुता का कारण बताइए। आगे बढ़ते हैं साथियों। जब हमने 1945 तक की घटनाक्रम आपसे डिस्कस कर दी, यहां यूएसएसआर और यहां यूएसए अपना अपना प्रभाव जमाने लगे, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लगने लगा कि जो हमें मिला है वो कम है। इसी के चलते दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए आमादा हुए। यह दौर था शीत युद्ध का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका और यूएसए को लगने लगा, यूएसएसआर को लगने लगा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, और इसी क्रम में ये दोनों एक दूसरे पर लड़ाई के लिए आमादा हुए। इस दौर को कोरियन वॉर कहा गया। साथियों, ये कोरियन वॉर का दौर नॉर्थ और साउथ को लड़ा रहा था और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे अमेरिका और यूएसएसआर। 1991 में जब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया है, शीत युद्ध की समाप्ति होती है और उसी समय पर ये दोनों देश यूएन को ज्वाइन कर लेते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। धीरे धीरे यह समय का पहिया आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 2006 में नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब इसने न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया। आज भी साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन नॉर्थ अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखता है। फिर से वही कोरियन वॉर का दौर कहीं ना आ जाए, इस वजह से साउथ कोरिया और जापान एक दूसरे के नजदीक आए हैं। लेकिन इस दौरान जिस कटुता को बार बार बोला जा रहा है, वो कटुता है जापानियों के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, जब 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब जापानी सेना ने कोरियंस पर दमन करने का जो तरीका अपनाया वो बेहद शर्मिंदाजनक था। क्या था, आइए चर्चा करते हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें महिलाओं की हैं, लेकिन इन महिलाओं को कंफर्ट वुमन कहा जाता है। महिलाएं जो कि शारीरिक या देह व्यापार में लिप्त होती हैं, उन्हें आप अलग अलग नामों से पुकारते आए हैं। लेकिन जापान में इन महिलाओं को, कोरियन महिलाओं को जो कि सेक्स स्लेव्स थी, इन्हें कंफर्ट वुमन के नाम से पहचाना जा रहा था। ये कंफर्ट वुमन थी क्या और कंफर्ट स्टेशन की कहानी क्या थी, आगे जानते हैं। साथियों, कहा जाता है कि जापानियों ने जब कोरिया पर 1910 में कब्जा किया, उसके बाद वो यहां पर अपना शासन और राजकाज बढ़ाने लगे। धीरे धीरे जब सुगबुगाहट कोरियंस के द्वारा विरोध के रूप में होने लगी और जापान ने इस विरोध को कुचलने के लिए अपनी सेना साउथ कोरिया भेजना या फिर कोरियन पेनिनसुला भेजना शुरू की, उसी दौर में जापानी सेना अपना सारा साजो सामान लेकर के तो पहुंच गई, लेकिन महिलाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने कोरिया में या कोरियन पेनिनसुला में कंफर्ट स्टेशंस का निर्माण किया। कंफर्ट स्टेशंस वो क्षेत्र थे जहां पर जापानी सैनिक अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कोरियन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर रखा करते थे। इन महिलाओं को कंफर्ट वुमन नाम दिया गया और इन सेक्स स्लेव स्टेशंस को कंफर्ट स्टेशन नाम दिया गया। यहां पर जापानियों ने न केवल महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया, बल्कि उनके साथ जो अमानवीय कृत्य किए, जब उनकी चर्चा पहली बार यूएन के अंदर हुई, तो यूएन में सुनने वाले लोगों के आंखों में आंसू आ गए।
जिस जापान ने कभी अपने इस क्रूरतम चेहरे को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, वो चेहरा जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस में उजागर हुआ तो जापानी इस घटना से शर्मसार हो गए। पूरी दुनिया में जापान के प्रति जो श्रद्धा भाव था, जापान को लेकर के कि ये कितने अच्छे लोग हैं, वो पूरी तरह से शर्म के मारे झुक गया। साथियों, ये दौर था कंफर्ट स्टेशंस का। कुछ इस प्रकार के घरों के अंदर महिलाओं को जिस तरह अस्तबल में घोड़े रखे जाते हैं, ऐसे जापानी सेना के द्वारा कोरियन महिलाएं जो कि बहुत कम उम्र की हुआ करती थी, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था। और तो और उनको विरोध करने पर या तो मार दिया जाता था या उनमें कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगा दिए जाते थे जिसकी वजह से वो कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए। यह दौर था जिस समय जापान अपनी उस मद में घूम रहा था, एक मदमस्त हाथी की तरह दुनिया पर कब्जे करते फिर रहा था। उसे लगता था कि अब दुनिया में शायद ही उसे कोई बैकफुट पर ला पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर को लगता था जर्मनी के बाद वो दुनिया के हर देश पर अपना राज स्थापित करेगा, वैसा ही जापान के शासन को लगता था। ये सब एक जैसी विचारधारा के लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो उस दौरान जापानी सेना इन कंफर्ट वुमेन्स के साथ अत्याचार किए जा रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया, लेकिन दुनिया को इस बात के बारे में पता चलते चलते लगभग 50 साल लग गए। दुनिया को यह बात पहली बार कब पता चली, कैसे यह जानकारी निकल कर आई, वो हम बताएंगे, लेकिन जो प्राप्त जानकारी अभी मीडिया में है उन्हें आप जानिए। कहते हैं कि ये सबसे पहले गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट किया करते थे। किसी फैक्ट्री में काम के बदले उन्हें अच्छे पैसों का लालच दिया जाता था और उठाकर उन्हें एक ऐसे ट्रक में डाल दिया जाता था जहां पर कम उम्र की लड़कियां ऑलरेडी बैठी हुआ करती थी। यहां पर कंफर्ट वुमन उन लड़कियों को कहा जाता था और उन्हें एक नंबर दे दिया जाता था। यहां पर नंबर देने का जो कार्य सिलसिला था, यह एक जापानी टर्म IANFU से आया था, जिसका अर्थ था राहत के लिए महिला। और यहां सैनिक लड़कियों को गांवों से ढूंढ ढूंढ कर उठाकर लाते थे। पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक सेक्स इंडस्ट्री खड़ी की जा रही थी। रोजाना हर लड़की की जिम्मेदारी 30 से 40 जापानी सैनिकों की जरूरतें पूरा करने की होती थी। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। हालांकि कई संस्थाओं का मानना है कि जापान ने यौन गुलाम रखने की जो शुरुआत थी वो बहुत पहले से की थी, लेकिन यह जानकारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक साल 1932 से अमेरिका के सामने समर्पण यानी 1945 तक जापान ने बड़े ही संगठित तरीके से पूरी की पूरी सेक्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी, जिसमें लाखों लड़कियां कोरिया की थी तो बहुत सी वियतनाम, फिलीपींस और चीन से थी। इन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हिंसा के ढेरों वाकये हुए हैं। जापान ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लड़कियां जो यौन रोग से ग्रस्त हो जाती थी उन्हें सीधा जला दिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था या एक नदी के अंदर जो बर्फ से जमी थी वहां फेंक दिया जाता था। कहते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट ना हो जाएं, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन जिसका नंबर 606 था वो दिया जाता था, जिसके बारे में साइड इफेक्ट्स तक की चर्चाएं होती हैं कि ये महिलाएं या तो सेहत में बहुत कमजोर या फिर बहुत ही फूलने जैसी हो जाती थी और ऐसी स्थिति में इनका केवल और केवल काम उन्हें पूरी तरह सेक्स स्लेव बनाकर रखना होता था। साथियों, कहा जाता है कि जापानियों ने जो मानवता के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण स्थिति की वो केवल जापान के द्वारा कोरिया पर ही नहीं, चीन पर भी थी। कहते हैं कि जापान चीनी महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसे प्रयोग किया करता था। बहुत सारे यौन रोग, उन यौन रोगों का टेस्टिंग वो लाइव लोगों पर किया करता था। लाइव लोगों पर मतलब जो लोग जिंदा हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके अंदर शरीर में बैक्टीरिया डालकर, उनके शरीर में वायरस डालकर उसका प्रभाव जांचा करता था। यौन रोग से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों का संसर्ग कराकर यह जांचने का प्रयास करता था कि बीमारी का प्रसार कितना होगा। उन पर दवाएं डाल करके उनको मारने का प्रयास किया जाता था, यह दवा कितना प्रभाव करेगी। एक स्वस्थ महिला या पुरुष में दवाओं का इस्तेमाल करके जापान उन्हें लाइव लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल किया करता था। जो जापान आज टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया में सर्वथा पूजनीय है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, उसने इस रास्ते तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने लोगों की जानें ली हैं, यह कहना बहुत ही दूभर होगा। यह स्थितियां जब सामने आई उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। कोरिया के अंदर तो यह बातें खूब चर्चा में थी, क्योंकि युद्ध के बाद में वो महिलाएं कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया या जापानियों ने उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन
1991 के अंदर पहली बार घटना बाहर आई जब किम हक सुन नामक एक महिला ने अपनी जानकारी कि वो कैसे कंफर्ट वुमन के रूप में कंफर्ट स्टेशन में रखी गई थी, उसने टेलीविजन पर आकर अपनी कहानी लोगों को सुनाई। कंफर्ट वुमन नाम का जो चेहरा अब तक गुपचुप अफवाह के रूप में था, वो लोगों के सामने आने लगा। जापान की यह हरकत जब सामने आने लगी तो संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर संज्ञान लिया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान की इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी सेक्सुअल स्लेवरी माना, जिसे सरकार ने वर्षों तक दबा के रखा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1991 तक भी यह बात साउथ कोरिया से बाहर निकलकर नहीं आई थी, क्योंकि प्रमाण देने के लिए कोई नहीं था। एक महिला जिसका नाम है हांग सो गुन, उसने अपनी टेस्टिमनी यानी खुद से स्वीकार करते हुए जब कहा तो यूएन को रुला दिया। उन्होंने बताया कि जब वो 17 साल की थी तो कुछ सैनिक उनके घर आए, ट्रक में बिठाकर दूर ले गए। ट्रक में मेरी ही उम्र की और लड़कियां थी। लंबे सफर के बाद हमें एक नदी के पास बनी सूनी फैक्ट्री में छोड़ दिया। हर लड़की को एक छोटे कमरे में और हर कमरे का एक नंबर दे दिया। कई सैनिक को घंटों बाद जब एक सैनिक उसके कमरे में आया, रेप किया, मारपीट की और सब वहां से चला गया। बहुत से सैनिक आए, बारी बारी से रेप करते गए और लोग एक दूसरे को हवाले करते गए। और जब विरोध किया तो उन विरोध करने वालों ने उनका गैंग रेप किया और फिर कपड़े उतारकर बर्फीली पड़ी नदी में फेंक दिया, जिसका नाम मुंडन नदी था। यह बात जब स्वीकार की गई, यूनाइटेड नेशंस में यह बात निकलकर जब आई, तो महिलाओं के ऊपर हुए इस अत्याचार को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2016 के अंदर अपनी हेडलाइन बनाया। वॉइसेस ऑफ सर्वाइवर्स मस्ट बी हर्ड, यूएन चीफ ने ऐसा कंफर्ट वुमन विक्टिम से मिलने के बाद कहा। कंफर्ट वुमन विक्टिम जब यूएन में जाकर अपनी दास्तान सुनाई, आप विचार करिए 1991 में पहली बार कोई महिला इस बात को बोलने के लिए सामने आई थी। साउथ कोरिया में अंदर ही अंदर जापान के प्रति नफरत थी, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। महिला जब बाहर आकर के इस बात को बोलने के लिए सामने आई तो इस स्थिति ने लोगों को रुला दिया। यूएन ने जब इस बात को कहा तो जापान ने इस बारे में अपनी तरफ से सॉरी कहा। उसने कहा कि वो वार टाइम में किए गए इस क्राइम के लिए शर्मिंदा है। आप सोचकर देखें, जो जापान दुनिया में आज भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसलिए आगे रखा जाता है कि जापानी बहुत ही डेकोरेटिव लोग होते हैं, ये एक एक चीज बड़े नियम और कानून से करते हैं। ये शर्मसार लोग हैं जिन्हें अपनी सच्चाई पता है। ये 2015 में अपनी तरफ से बोलते हुए पाए गए कि वी आर वेरी सॉरी कि हमने इस तरह का कृत्य किया, लेकिन कोरिया ने इनसे इंसाफ के रूप में कंपनसेशन मांगा कि आपने जितनी भी यातनाएं की, लाखों लोगों की जो आपने जान ली, इसके बदले में हमें कंपनसेशन दीजिए। यह कंपनसेशन की मांग साउथ कोरिया और जापान के बीच में बॉर्न ऑफ कंटेंशन बन गई, यानी कि लड़ाई झगड़े का कारण बन गई। साउथ कोरिया जापान के साथ रिश्ते सामान्य नहीं कर पाया क्योंकि उसकी रगों में नफरत उबल रही थी। इस नफरत के दौर को दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ फिलहाल के लिए भुला दिया है। दोनों देश एक दूसरे के नजदीक तो आए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हमेशा साउथ कोरिया में रहेंगी और वो तस्वीरें जापानियों को शर्मिंदा करेंगी। ऐसी ही एक तस्वीर मैं आपके सामने दर्शाता हूं जिसने जापान को उद्विग्न कर दिया था। आप इस तस्वीर को देखें तो आप खुद से इस बात को समझ जाएंगे। यह तस्वीर है साउथ कोरिया में बने एक स्टैच्यू की, जिसमें एक महिला है जो कंफर्ट वुमन के रूप में बैठी है। एक पुरुष है जो दिखने में महाकाय है, यानी यह दर्शाता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो शर्मिंदा है क्योंकि वो महिला एक उदास चेहरे के साथ बैठी है। मानवता के साथ हुए इस क्रूरतम अन्याय को जब साउथ कोरिया ने पहली बार पब्लिक किया तो इससे जापान ने साउथ कोरिया को धमकाते हुए कहा कि यह हम दोनों के रिश्ते खराब करेगा। यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। यानी इतिहास में हुई कटुता को आप दुनिया को फिलहाल मत बताइए, क्योंकि हम सुधर चुके हैं। साथियों, आपका इतिहास कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए हर कदम जब दुनिया में उठाएं तो बड़ा सोच समझकर उठाएं, क्योंकि एक दिन जिन पत्थरों पर चढ़कर आप बालिशान बंगला इमारत बना रहे हैं, वो पत्थर जब हिलने लगेंगे तो वो बंगले टूट जाएंगे। ये चीजें जापान को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन आज
एक जीत है जापान की, क्योंकि साउथ कोरिया ने अपने इस कंपनसेशन की मांग को भुला दिया है। वो तस्वीरें जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई साउथ कोरिया और जापान के रिश्ते सामान्य होने की, शायद वो ये दर्शाती हैं कि दोनों के बीच अब सब कुछ सामान्य हो गया है। साउथ कोरिया अपनी हिफाजत के लिए नॉर्थ कोरिया से जापान के नजदीक आ गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब उन पर मिसाइल दागने की तैयारियों में है। ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर संभवतया एक दूसरे की हिफाजत सुनिश्चित कर पाएंगे। इंपीरियल आर्मी के और भी कई खौफनाक काम थे, जिनमें से यूनिट 731 गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो एक ऐसी बायोलॉजिकल लैब है जिस पर चीन के अंदर प्रयोग किए जाते थे। ऐसी लैब जिसमें महिलाओं और पुरुषों पर जिंदे वायरसेस और ये सब चीजें डाली जाती थी। दुनिया में ऐसे बहुत से कारण साथियों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो युद्ध के बहुत गंदे चेहरे को दर्शाती हैं। हमारे लिए युद्ध आज के सोशल मीडिया के जमाने पर एक वीडियो गेम जैसा दिखता है। इतने लोग मरे, उसके इतने लोग मरे, हमें क्योंकि आजकल जिस तरह के वीडियो गेम खेलते हैं हमें लगता है कि इंसान की जिंदगी भी शायद किसी एक कैरेक्टर की तरह है। लेकिन वास्तविकता में साथियों, जो लोग युद्ध लड़ते हैं वो तो वहीं पर शहीद हो जाते हैं या जीत जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके क्या यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, ये शायद हम और आप जब तक खुद विक्टिम ना हो महसूस नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध को सेलिब्रेट करने वाले लोगों को बचना चाहिए। युद्ध सेलिब्रेशन का कारण नहीं हो सकता। हां, यह बात हमारे कथनों में सही है कि महाविध्वंसी नवनिर्माण का कारण बनता है, और शायद यही कारण है कि जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम डाला गया तो नया जापान बनकर आया। जर्मनी के ऊपर जब हमले हुए तो आज जर्मनी सबसे यूरोप का विकसित देश बनकर आया। इंसानियत शायद फिर से समझदार तो बनी, लेकिन पुरानी हरकतें दोहराने का कहीं प्रयास ना हो जाए, इसलिए बार बार इतिहास जानते रहना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर हमें बताएं। और इसके साथ साथ आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको एक क्लिक करना है जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। साथियों, हमने एक लिंक आपको कुकू एफएम का दिया है, जहां जाकर आप ऑडियो बुक सुनने के लिए इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित50 यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, हमारे कोर्सेज अब हमारे एप्लीकेशन RNA बाय अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हैं, जहां आप पेड कोर्सेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की साल भर की क्लासेज मात्र 1999 में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जो कि यूपीएससी के फाउंडेशन लेवल का कोर्स है और डिटेल्ड एनालिटिकल कोर्स आपको यहां पर दिया जा रहा है। तो आज ही ज्वाइन करें और अपने आप को नॉलेज से भरपूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।